बस 2 दिन का इंतजार बचा है जब 4 जून का मंगलवार देश का सबसे ऐतिहासिक फैसला सामने लेकर आएगा। नमस्कार, मैं हूं विवेक शांडिल्य और आज हम आपको बताएंगे एग्जिट पोल के मायने आखिर क्या हैं, 24 का रन किसने फतेह किया है। इसका जवाब जानने के लिए आपको 2 दिन का इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजों ने सियासी सरगर्मी जरूर बढ़ा दी है। ज्यादातर एजेंसियां और न्यूज चैनल्स बीजेपी और एनडीए की फतेह बता रही हैं, लेकिन विपक्ष इन्हें मानने को तैयार नहीं है। कई सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है एग्जिट पोल के नतीजे माइंड गेम है, इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है, दावे 295 के किए जा रहे हैं। आज हम एग्जिट पोल के मायने समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी होगा जिसके साथ हम आज इस एग्जिट पोल पर चर्चा भी करेंगे। और इस चर्चा में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। तो जैसा विवेक भी बता रहे हैं कि बस इंतजार है 4 जून का, 2 दिन का इंतजार और बाकी है, लेकिन 4 जून का ये मंगल किसके लिए शनि लेकर आएगा, इसका जवाब पूरा देश जरूर जानना चाहता है। फिलहाल एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो एग्जिट पोल पर जरूर संग्राम छिड़ चुका है। अब से कुछ देर पहले आपने देखा एक के बाद एक एग्जिट पोल पर ही किस तरह से तमाम विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आना शुरू हो चुकी हैं। एग्जिट पोल की जो ज्यादातर नतीजे हैं वो बीजेपी के फेवर में है, जिस पर अब बहस और भी ज्यादा तेज हो गई है। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि इसे बीजेपी के इशारे पर तैयार करवाया गया है। एग्जिट पोल के नतीजों पर अगर गौर किया जाए तो दक्षिण के राज्य जहां पर बीजेपी मजबूत होती दिखाई पड़ती है, आखिर इसके मायने क्या हैं? तमिलनाडु जहां पर बीजेपी पहले 0 पर थी, वहां पर एग्जिट पोल के अनुसार 3 से 4 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। वहीं अगर केरल की बात करें तो केरल में भी बीजेपी एंट्री कर सकती है। पश्चिम बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात की जाए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती नजर आती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी जरूर है। एग्जिट पोल को लेकर आज हम करेंगे सबसे बड़ी डिबेट। हमारे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल वो चर्चा में मौजूद रहेगा, उनसे हर एक पहलू जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा वो कौन सा फैक्टर है जो दक्षिण में एंट्री करवा रहा है और ऐसा कौन सा फैक्टर है जो क्षेत्रीय दलों के लिए कहीं ना कहीं चिंता का सबब बन सकता है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उसके पहले आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। किसकी होगी शह और कौन खाएगा मात? बस 2 दिन का इंतजार, फिर देश के सामने होगी नई सरकार। मतदान पूरा हो चुका है, मगर क्लाइमेक्स अभी बाकी है। 4 जून को पता चलेगा कि सियासत के इस रण का विजेता कौन है। देश का माहौल स्पष्ट दिख रहा है। देश की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वास किया है, और मोदी जी का विश्वास इसलिए किया है कि उनको ये विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। विपक्ष टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा, जनता के मिजाज को समझने की कोशिश नहीं किया। देश में पहला बार कोई संत प्रवृत्ति के प्रधानमंत्री बने हैं। आज नरेंद्र मोदी के प्रति जो आस्था और विश्वास देश की जनता ने व्यक्त की है, उनके गारंटी के प्रति ये दर्शाता है कि विपक्ष की साख अब देश में नहीं बचा है। इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीट्स मिल रही हैं, बीजेपी को 220 के करीब सीट्स मिल रही हैं, और एनडीए जो बीजेपी का गठबंधन है उन्हें 235 के करीब सीट्स मिल रही हैं। तो इंडिया गठबंधन अपने दम पे स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। नतीजों से पहले तमाम चैनलों ने एग्जिट पोल जारी किए, जिनके आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी आसानी से सरकार बनाती दिख रही है। कुछ एजेंसियों ने तो 400 पार का भी अनुमान लगाया है।
हालांकि विपक्ष इसे सिरे से खारिज करता है। इंडिया गठबंधन के सारे पार्टियों के नेताओं का मुलाकात हुई और उन्होंने विश्लेषण किया, राज्यवार विश्लेषण किया, जिस सीट पर आगे हैं, जिन सीटों पर हम पीछे हैं, जिस सीटों पर हम लड़ाई में हैं। एक सामूहिक जो नतीजा हम पहुंचे कि 295 सीटों से कम मिलना बिल्कुल असंभव है। किसी भी स्थिति में हमें 295 सीट के ऊपर ही मिलेगा। एग्जिट पोल के नतीजे कितने सही हैं और कितने गलत, इसका पता तो 4 जून को चलेगा। लेकिन इंडिया डेली लाइव ने एआई तकनीक से सबसे हाईटेक सर्वे किया, जिसके मुताबिक एनडीए को 340 से 406 सीटों के बीच मिल सकता है। बीजेपी की बात करें तो 336 से 376 सीटें जीतने का अनुमान है। मतलब पीएम मोदी ने 370 प्लस का टारगेट सेट किया था, जो पूरा होता दिखता है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो इसे 96 से 116 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 40 से 70 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 30 से 60 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के नतीजों से बीजेपी गदगद है। पीएम मोदी के 400 पार का टारगेट पूरा होता दिखाई पड़ता है, लेकिन विपक्ष इसे मोदी का एग्जिट पोल बता रहा है। कल खड़गे के आवास में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसके बाद दावा किया गया कि विपक्ष 295 सीटें जीत रहा है। 4 जून से पहले एग्जिट पोल पर सियासी संग्राम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और मेहमानों का बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बहस करने के लिए। अनिरुद्ध सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर विवेक कोरडे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक, सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, तारिक खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और अकुश श्रीवास्तव, संपादक नवोदय टाइम्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का, सभी दर्शकों का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं हमारे इस डिबेट में और इस बड़ी चर्चा में, बड़ी डिबेट में। सबसे पहले अकुश जी, आपका रिएक्शन चाहेंगे। ये जो एग्जिट पोल है और करीब करीब जितने भी एग्जिट पोल आए हैं कमोबेश इसी के आगे पीछे ऊपर नीचे के हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन नतीजे होते हैं, एग्जिट पोल होते हैं, इसलिए हर पार्टियों के अपने दावे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हर पार्टियों के अपने दावे हैं। कांग्रेस का अपना दावा है और कांग्रेस जो है 2004 की आपको याद दिला रहा है कि साहब 2004 में भी आपने ये किया था और उसके बाद नतीजे कुछ और निकले थे। तो मेरा मानना ये है कि कांग्रेस को 20 साल पुराना भूल जाना चाहिए कि एग्जिट पोल में क्या हुआ था उस समय। अब उसके बाद वो 10 और 14, 9 और 14 याद करने की कोशिश करे और उसमें ये देखे कि किस तरीके से पार्टियों ने, विभिन्न चैनलों ने, विभिन्न माध्यमों में अपना एग्जिट पोल देखा था और उसमें लगभग क्या स्थितियां बनी थी। ये बात सही है कि एग्जिट पोल जो होते हैं वो एग्जैक्ट पोल नहीं होते हैं, ये भी सही है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक, जिसको कहते थे ना आप लोग, सब लोग, हम लोग मिल करके कि गंगा के साथ चलने वाली पार्टी, इंडो गैंगेटिक पार्टी, और उसको एक गंगा के आसपास टहला लेते थे। फिर उसके बाद उसने गंगा पार करने के बाद जो है वो कहीं पहाड़ पार किया, फिर उसके बाद गली नाले पार किए और उसके बाद वो जो है अब वो दक्षिण के समुद्र पार कर चुकी है। सिर्फ कश्मीर का एक छोटा सा हिस्सा जहां उसने फिलहाल अपने आप को थोड़ा छोड़ रखा है, लेकिन वहां पे भी उसकी बड़ी सफलता इस तरीके से है कि इतना बड़ा परसेंटेज अगर वोट जा रहा हो तो इसका मतलब उसका योगदान है वहां पर, उसने वहां काम किया है। लेकिन अभी हालात उस तरह से नहीं है। एक आज की तारीख में आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी एक पैन इंडिया पार्टी बन गई है और एग्जिट पोल में जो नतीजे आ रहे हैं, मुझे भी लगता है हो सकता है 2, 4, 5 सीटों का, 10 सीटों का फर्क हो, लेकिन वो उसके और नीचे या और ऊपर हो सकते हैं। थोड़ा सा नीचे होने की संभावना, ऊपर होने की संभावना नहीं है। लेकिन जैसे आपने कहा गंगा से लेकर समंदर तक जारी अगर पार्टी का एक तरह से विस्तार हो रहा है और ये जो क्षेत्रीय दल है ये उनके लिए जरूर चिंता का विषय अब जरूर बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ऐसी क्या आपको खास फैक्टर नजर आता है अक्कू जी जो एक विस्तार और एक अलग तस्वीर पेश कर रहा है इस बार के चुनाव में, चाहे बात वो वोट रेशियो की हो या फिर सीटों को लेकर हो? ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि क्षेत्रीय दलों से ज्यादा इस देश को जरूरत कांग्रेस की है। कांग्रेस का अपना
अलग नजरिया है। क्षेत्रीय दल जो पनपे हैं वो कांग्रेस की कृपा पे, और कांग्रेस ने अपने लिए, और कांग्रेस ने क्या, राहुल गांधी की आदरणीय माताश्री ने अपने स्वार्थ के लिए अपने तरीके से उन्होंने सब सीटों की तिलांजलि देती गई। अपनी खेती, जो अपनी जमीन थी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि आदि जगहों पर, वो क्षेत्रीय दलों को देती गई और क्षेत्रीय दल पनपते रहे। अब वो कह रही है कांग्रेस, भैया हमारी जो जमीन हमने दी थी वो वापस लाओ। तो वो जो क्षेत्रीय दल नुमा लोग हैं जिन्होंने जमीन जोतने बोने के लिए थी, उन्होंने कह दिया माता जी अब तो जो है वो प्रीव्यू बर्स खत्म हो चुका है, जितने दिन से हम काम कर रहे हैं इतने दिन से हम उसमें जो यानी कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों के लिए जमीन छोड़ी। उसका सबसे ताजा एग्जांपल आम आदमी पार्टी। अकुजी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। विपक्षी एक जो यूनिट है वो चुनाव आयोग से मिला है और उसके बाद सीताराम येचुरी मीडिया से बात कर रहे हैं। disputes have always arisen. That has to be verified and declared prior to declaring the votes for each candidate. So these are the matters that we said will have to be ensured that they are followed properly, and the observers must be instructed that in case we have our objections, they cannot use the excuse saying that get a instruction from the ECI, but they'll have to follow according to the rule books. So this is the essence of what we have said. Postal ballots. अलायंस की पूरी बैठक हुई थी, उसके बाद में ही खुद ही ये बात स्पष्ट जरूर कर दी गई थी खड़गे की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की जाएगी, अपने उनके तमाम जो शिकायतें हैं वो जरूर पेश की जाएंगी। मुझे लगता है विवेक ये वही बात है जो हर बार ईवीएम की बात होती है, हर बार ईवीएम को लेकर तमाम जो शिकायतें होती हैं, और इस बार भी वही अभी से ही शिकायतों वाला अंदाज जो है नजर आने लगा है। विवेक कोरडे जी के पास चलते हैं, मुझे लगता है वो बेहतर इसका जवाब दे पाएंगे। विवेक कोरडे जी, चुनाव आयोग के पास जो डेलीगेशन गया, क्या आप लोगों की शंकाएं हैं काउंटिंग से पहले, या फिर जो विपक्ष कह रहा है यानी कि जो बीजेपी कह रही है या एनडीए कह रहा है कि अभी से ईवीएम और बाकी चीजों की जगह ईवीएम की जगह डीएम वाला ऑप्शन ढूंढना शुरू कर दिया इंडिया अलायंस ने? देखो, ईवीएम के सवाल पे मैं बाद में आऊंगा जी। मुझे पहले ये जो एग्जिट पोल करके जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम चालू किया है उसके बारे में क्या है। जिन लोगों ने ये एग्जिट पोल किए बड़ी मेहनत लेके जी, उनके कष्टों की मैं बहुत सराहना भी करता हूं साथ में, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स निकाले, वो रिजल्ट निकाले हुए लोग एसी कमरे में बैठ के कुर्सी पे उन्होंने ये रिजल्ट्स निकाले। मैं आपसे ये सवाल करता हूं विवेक जी कि ये जो चुनाव चालू हुआ तब कोई ऐसा मुद्दा नहीं था बीजेपी की तरफ से, उन्होंने बहुत बड़ी देश की तरक्की की है, इतना ही मुद्दा था। ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि मोदी जी को मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान, फिर क्या वो मुस्लिम लीग, फिर अडानी का टेम्पो, ये सब लाना पड़ा अपने मुद्दों से भटक के? क्योंकि बीजेपी ने जिन मुद्दों पे 14 और 19 का चुनाव लड़ा था वो थी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और नारी सुरक्षा। इन चारों फ्रंट पर ये सरकार और मोदी जी, अभी तो सब मोदी जी का ही जमाना है, कोई बीजेपी वगैरह बोलता नहीं है, तो ये फेल गए। इसका विचार ये जो एग्जिट पोल के नतीजे जिन्होंने निकाले उन्होंने किया है क्या, और हम वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सवाल विश्वासार्हता का आता है जैसा चुनाव आयोग का आता है। अभी हमारे बचपन में हम कोई एक बात, वार्ता सच है या गलत है, इसके ऊपर क्या जवाब आता था हमारे पास कि ऐसा अखबार में छाप के आया, यानी अखबार में छप के जो बात आई है वो सच है, ऐसी मानने की तब परंपरा थी और बहुत बड़ी हद तक वो बात सच भी थी। आज हमारे मीडिया की क्या विश्वास, हमारी विश्वासार्हता दुनिया में जितने भी कंट्रीज है उसमें 165वें नंबर पे गई, और जो बात यहाँ कही गई थी कि 14 और 19 के एग्जिट पोल एकदम बराबर आए थे, लेकिन कर्नाटक और राजस्थान के एग्जिट पोल के बारे में क्या हुआ है?
और कौन से विवेक भाई, विवेक जी, देखिए मेरा कहना मैंने शुरू में कहा, आपने शायद मेरा रिमार्क नहीं सुना या मेरी लाइन नहीं सुनी। मैंने कहा ये नतीजे नहीं है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जिट पोल होता है, नतीजे होते हैं। विवेक जी आप ये पर्सनल नहीं लीजिए। नहीं, मैं पर्सनल नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये बात भी तय है विवेक जी, ये बात भी तय है कि जो नतीजे वो एग्जिट पोल से बदल नहीं जाएंगे। अगर एग्जिट पोल गलत साबित हुए तो भी वो नतीजे रहेंगे। अगर इंडिया अलायंस को 300 प्लस सीटें आ जाती हैं तो ये सारे एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, तो भी आप लोगों के पास कहने का मौका होगा। ये एग्जिट पोल किसी के घर में छिपा के 4 लोगों के ड्राइंग रूम में अगर दिखाया जाए तो समझ में आता है। ये एग्जिट पोल पूरे देश में टेलीकास्ट किया जा रहा है, ये एग्जिट पोल हर किसी के सामने रखा जा रहा है। अगर गलत साबित हो गए तो वो बात सवाल भी उठा जाएगा, आप उसको फिर काउंटर करेंगे। मैं ये कह रहा हूं, ये जो हिम्मत बरताई है एग्जिट पोल वालों ने, वो भी सराहना करने जैसी है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि 2 दिन भी नहीं बचे, 40 घंटे बचे हैं हमारे सामने, और 40 घंटे में ये एग्जिट पोल नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता विवेक भाई, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। आपको भी पता है जो चैनल्स आप लोगों को अच्छे लगते हैं उन लोगों ने भी मोदी को हैट्रिक दी है, तो मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं। बाकी मैं अक्कू जी के पास जा रहा हूं। अक्कू जी, आपको आपके सवालों का एक बार, क्योंकि उनको जल्दी फ्री होना है तो एक सवाल उनसे जल्दी से ले लेता हूं। अक्कू जी, विवेक जी जो कह रहे हैं, जो बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुद्दों पर जाते हैं, उसके बाद फिर एग्जिट पोल पर आते हैं, फिर उसके बाद मीडिया की विश्वसनीयता पर आते हैं। क्या मीडिया की विश्वसनीयता अगर रैंक 165 पर वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में पहुंची, मुझे नहीं पता ये किस एजेंसी की तरफ से इसे जारी किया गया, इसकी विश्वसनीयता क्या है, मैं बस कोट कर रहा हूं क्योंकि विवेक जी ने बताया, क्या ये 10 साल में इतना डाउनफॉल हो गया? इसके पहले मीडिया बहुत उत्कृष्ट और बहुत टॉप क्लास हुआ करता था। आप इमरजेंसी में चले जाइए, इमरजेंसी में मीडिया का आलम ये हुआ करता था। तब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ नहीं करता था, अखबार हुआ करता था। इंडियन एक्सप्रेस अखबार जो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित माना जाता है, उसके एडिट कॉलम जो है वो खाली जाते थे। देश में सैकड़ों ऐसे अखबार और बाकी माध्यम थे जो खाली रहते थे या उनको दुविधाएं होती थी, उनको दिक्कतें होती थी। पंजाब केसरी को तो बाकायदा मशीन अपनी चलानी पड़ी, बिजली लेके, बिजली काट दी गई तो अपनी मशीन से उन्हें इंतजाम कराना पड़ा जनरेटर को, तो उससे करना पड़ा पंजाब केसरी के लिए जो। लेकिन अभी स्थिति ये बात सही है कि हम बहुत आदर्श स्थिति में नहीं जी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हमारे सामने विश्वसनीयता के संकट के अलावा सबसे बड़ा संकट हमारी कंटिन्यूटी का है, हमारे बने रहने का है, और उसमें कई बार कई तरीके से कई चीजें की जाती हैं, ये भी सच है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो और बुरा हाल है, या सोशल मीडिया, मुझे लगता है कि ये तो हमेशा और बुरा हाल है। सवाल तो हमेशा से उठाए जाते भी रहेंगे, हमेशा। आप ये समझिए कि अगर पक्ष में आ जाए तब भी सवाल उठाए जाएंगे, जब विपक्ष में आ जाए तब भी सवाल उठाए जाएंगे। देखिए ऐसा है ना, जो आपके एग्जिट पोल हैं उनके ऊपर हमेशा सवाल उठाए जाते रहे हैं, और वो ये सब एग्जिट पोल वाले कहते हैं ये एग्जिट पोल नहीं है। हमारी मानवीय भूलें हो सकती हैं, हम लोग इतने चालाक हो सकते हैं कि हमें पूरी बात ही नहीं बताएं। एग्जिट पोल होता क्या है? मुझे लगता है अक्कू जी 2014 या 2019 में भी एग्जिट पोल आए थे, इसके पहले कई बार वो सही भी साबित हुए। कई बार ऐसे एग्जिट पोल आए जो उससे पूरी तरह से रिजल्ट कर रहे हैं। 80% सही होते हैं, 10-15% जो है वो कभी चूक हो जाती है, कुछ संस्थाओं में चूक हो जाती है, कुछ जगह हो भी सकता है, ये भी मान लेते हैं मैनिपुलेट किया जाता हो, लेकिन ज्यादातर उनकी भावनाएं, उनका काम करने का तरीका ठीक होता है। और वो यही वजह है कि वो, और फिर एक चीज और, आप 100 करोड़ मतदाता हैं, हम लोग एग्जिट पोल में जो पोल बेस होता है वो 20, 25, 30 लाख का बहुत बड़ा हुआ तो हो गया। अब एआई से आपने किया है तो लाखों में है, इसलिए उस पर ज्यादा विश्वास किया जा सकता है। बिल्कुल, हम लोगों ने करोड़ों डेटा पॉइंट्स के आधार पर ये रिजल्ट निकाला। आप देखना होगा कि कितना कन्वर्ट होता है, या फिर ये नतीजे के दिन पता चलेगा। मैं संजीव कौशिक जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं बाकी अपने बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं उनके पास जाऊंगा, सौरभ दुबे आपके पास आऊंगा। संजीव जी, मेरा सवाल वही है, क्या विपक्ष अपने मुद्दे ठीक से नहीं पहुंचा पाया? अगर एग्जिट पोल की तस्वीर देखें, चलिए एक आध एग्जिट पोल हो सकता था, तो बात जो मैंने कही यहां पर कि जो भी संस्थान आपके पक्ष में भी बोलता था, वो संस्थान भी मोदी को हैट्रिक दे रहे हैं। कोई भी ऐसा एग्जिट पोल आप मुझे उठा के दिखा दीजिए जिसमें मेजॉरिटी नहीं है। संजोग से विवेक जी अभी अक्कू जी नहीं है, चले गए वो, हम इसी सुविधा की बात कर रहे थे। आप
चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया देख लीजिए उठा के या सोशल मीडिया देख लीजिए, दोनों जगह पर बिल्कुल अतिवाद आपको दिखाई देगा। जहां मेन स्ट्रीम मीडिया में भारतीय जनता पार्टी को सबसे टॉप पे रखा जा रहा है, वहीं जब आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सबसे निचले स्तर पर ले जा रहे हैं और विपक्षी पार्टी को सबसे ऊपर ले जा रहे हैं। तो ये जो अंतर दिखाई दे रहा है, ये जो पक्षपातपूर्ण रवैया है, ऐसा क्यों हुआ है पिछले कुछ वर्षों में? अभी आप अक्कू जी से पूछ रहे थे तो वो कह रहे हैं कि नहीं 2004 में अभी कांग्रेस पार्टी अटकी हुई है। नहीं, सोशल मीडिया के मामले में मैं आपको टोकना चाहूंगा थोड़ा सा संजीव भाई। सोशल मीडिया का ये मामले की सोशल मीडिया का मामला सब्सक्राइबर से है। आप अपने सब्सक्राइबर को वो कंटेंट देंगे जो आपका सब्सक्राइबर चाहता है, देखना चाहता है, सुनना चाहता है या समझना चाहता है। वो सब्सक्राइबर अगर उसके एंटी आपने अगर आपका सब्सक्राइबर एंटी बीजेपी और आपने बीजेपी को हैट्रिक दे दिया तो आपका वो वीडियो चलेगा ही नहीं, उस पे व्यूज आएंगे ही नहीं। मैं बस उसको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको उस तरह से लीजिएगा। हाँ। मैं किसी भी मीडियम की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं सोशल मीडिया किस तरह से कंटेंट जनरेट करता है और किस मोटिव से करता है मैं वो बता रहा हूं आपको। मैं तो उससे आगे की बात कर रहा था। बोलिए ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब कांग्रेस पार्टी ये कहती है 2004 के उदाहरण को सामने रखती है तो अक्कू जी कह रहे हैं कि 4 को भूल जाइए, आप 9 देखिए, 14 देखिए, उसके बाद में आगे बढ़ के बात कीजिए। लेकिन जब मीडिया की स्वतंत्रता की बात की जाती है तो वो चले जाते हैं सीधे इमरजेंसी में चले जाते हैं। तो ये सुविधा की जो बात है, जहां आपको जो सूट कर रहा हो वो आप पेश करना चाहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार, एक बार नहीं कई बार। और 80% की बात आप कर रहे हैं कि 80% सही हुआ। अरे साहब 50-50 का आंकड़ा आप निकाल के देख लेंगे। कई स्टेट में कई बार इस तरह की जो सर्वे आई हैं या एग्जिट पोल जो आए हैं वो गलत साबित हुए हैं, जाते जाते करीब में काफ़ी पिछड़ गए हैं, हमने देखा है ऐसा। तो अब चूंकि ये जो मेन स्ट्रीम की मीडिया जो है इनका अपना एक चेहरा है, अपना काम करने का एक तरीका है, तो आज से लेकर के अंतिम दिन से लेकर के और उस समय तक जब तक रिजल्ट सामने नहीं आए। नहीं, मुझे तो एक बात समझा दीजिए। चलिए मुझे लगता है विवेक, खासतौर से अगर हम एआई की बात करते हैं, एआई तो आज के वक्त में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के जमाने के वक्त की बात है। सोशल मीडिया पे जो यूजर्स जो अपने भाव रखते हैं, जो चीजें एक्टिव रहते हैं, जो फॉलो करते हैं, उसका ये पूरा सैंपल साइज के अकॉर्डिंग पूरा डेटा कलेक्ट होता है संजीव जी। कितने और उस आधार पर कितने फीसदी गाँव की औरतें, कितने फीसदी गाँव के जो बड़े बुजुर्ग बूढ़े हैं वो कितने फीसदी इस्तेमाल करते हैं? मत घबराइए। अरे घबराने की बात नहीं है, आंकड़े तो सामने रखने होंगे ना। घबरा रहे हैं ये 100% से जैसे मालूम हो रहा है जो है घबराने की बात नहीं है। 2 दिन बाद तो आ ही रहा है रिजल्ट। अब अरे 2 दिन में आएगा, इसीलिए तो मैं भी कह रहा हूं कि 2 दिन में सामने आ ही जाएगा। लेकिन ये बीच का जो दौर है, एक सवाल जो जानना चाह रहा था मैं, एक सवाल जो जानना चाहता अनिल जी के पास जा रहा हूं लेके 2019 में कांग्रेस 52 सीटों पर थी। आपको क्यों लगता है कि इंडिया अलायंस 295 प्लस पार कर जाएगा? ऐसा क्या हो जाएगा जो 300 प्लस गुना, अगर हम रिजल्ट बोले तो 300 प्लस, अगर 52 का आपका 6 गुना प्लस, 52 को 300 प्लस करे, 6 गुना 7 गुना कैसे हो सकते हैं? 5 साल में ऐसा क्या चमत्कार हुआ? ऐसा इसलिए पिछले 10 सालों में बेरोजगारी सबसे चरम पर रहा। ऐसा इसलिए कि महंगाई सबसे चरम पर रहा। बीच में चुनाव आया था 19 भाई साहब 10 साल तक आपने सत्ता में आंकड़े बताइए। 10 साल का क्यों? 10 साल सत्ता में रहे ना, 19 में चुनाव नहीं हुआ। आप बताइए ना कि क्या किसानों की आज आपने दुगनी कर दी? संजीव जी, इस बीच कई राज्यों में भी जब चुनाव हुए तो उसके परिणाम बहुत ज्यादा अलग थे। इस बीच चाहे बात मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे कई राज्यों में चुनाव हुए जहां पर कांग्रेस अपनी एक अच्छी पोजीशन होल्ड कर रही थी, लेकिन वहां से तस्वीर बहुत ज्यादा बदली। आपको लगता है कि ये मुद्दे अगर थे तो उसका इंपैक्ट यहाँ पर नजर आएगा? नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी पे हम ज्यादा नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कई स्टेट में अपने कमियों की वजह से वो जूझती हुई दिखाई दी और वो नीचे गई। पंजाब की बात कर ले आप, राजस्थान की बात कर ले, सब कुछ दिल्ली ले लीजिए। तो अंतर कलह जो है, दिल्ली कहां से ले लीजिए? दिल्ली आम आदमी पार्टी को पूरी की पूरी राजनीति आपने दे दी। तो अब दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलायंस कर लिया है। मुझे लगता है अनिरुद्ध जी से एक बार जरूर इसका जवाब लेना चाहिए। अनिरुद्ध जी, आज जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सिद्धू मूसेवाला का जिक्र किया, उनके गाने का जिक्र किया, बहुत हल्के फुल्के मूड में। एग्जिट पोल से इतर वो बता रहे 295 पार आने वाले हैं अभी भी वो। अभी विवेक जी कह रहे थे कि एक पैनलिस्ट थे, वो कह रहे थे, मैं नाम नहीं मुझे इनका रिकॉल हो रहा है, कि ये जो इंडेक्स बना है तो इनका इंडेक्स मीडिया का वही बनाया है जिसने हंगर इंडेक्स बनाया हुआ है कि श्रीलंका जो है भारत से हंगर इंडेक्स में ऊपर है, जो कि भारत उसको अनाज देता है। अब बात आती है कि क्या कहते हैं कि राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी, ये देखिए बहुत ही सीरियस मुद्दा है विवेक, जिसको ध्यान दीजिएगा। ये लोग 295 कोट क्यों कर रहे हैं या 295 पे मेजॉरिटी का क्यों कोट कर रहे हैं? इनको बहुत ही क्लियर पता है चुनाव हम हार रहे हैं
और ये ईवीएम का रोना रोएंगे, सारा चीज करेंगे। ये अपने कार्यकर्ताओं को बहलाने के लिए कि 4 जून के बाद इनके कार्यकर्ता इनके पास टिके कैसे रहें, अलायंस में पार्टनर्स जो हैं वो टिके कैसे रहें, तो और उसके बाद ये अराजकता फैलाने के लिए एक नया मूवमेंट कैसे बना सके। ये एक इनकी स्क्रिप्टेड स्टोरी है, बहुत हंसी मजाक में नहीं बोल रहे हैं। ये लोग एनार्किस्ट है। आप ये देखिए, इनके पूरी हिस्ट्री उठा के देखिए अरविंद केजरीवाल की और राहुल गांधी जी की। ये कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं ये लोग। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की सरकार है, इनका एक एक देखिए, चाहे जेएनयू का देखिए, चाहे जहां के देखिए, कहां कहां इनके कनेक्शन मिलते हैं। ये 295 ऐसे नहीं कोट कर रहे हैं, ये बहुत ही सीरियस था कि 4 जून के बाद ये कहें कि ईवीएम हैक हो गया था, डेटा में प्रॉब्लम आ गया था, ये हो गया था, बैलेट से वोट होगा, फलाने से होगा। ये सारी स्क्रिप्टेड स्टोरी इनकी है और उसके बाद अराजकता के एक माहौल पैदा करें और इनके कार्यकर्ता इनके पास कहीं न कहीं टिके रहे। एक बात ये होती है। दूसरी बात जब ये आती, मैं 1 मिनट में थोड़ा 10 सेकंड लूंगा क्योंकि मैं खुद आईटी का विद्यार्थी हूं और बीजेपी यूथ विंग का मैं फाउंडर नेशनल आईटी हेड रहा हूं। तो मैं एक बात ये जरूर लूंगा कि जब ह्यूमन इंटरवेंशन कम होने लगता है तो उसमें क्या होता है, एरर का चांसेस बहुत कम होता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके जब हम किसी डेटा को इंटरप्रेट करते हैं तो उसमें एरर की चांसेस पॉइंट समथिंग % में होता है। और जो ये बात करे संजीव जी कि बुजुर्ग और महिला उनके पास में गाँव में, देखिए आज का डिजिटल एरा है। मान लिया किसी का 70 साल का व्यक्ति है, वो स्मार्टफोन नहीं चलाता है, 70 साल की महिला स्मार्टफोन बाय द वे नहीं चलाती है, तो उनके बच्चे, उनके पोते, ये लोग स्मार्टफोन्स चलाते हैं, ये लोग चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। पहले की अनिरुद्ध भाई, इसमें एक छोटा सा मेथोडोलॉजी ऐड करना चाहूंगा, वो सारे दर्शकों के लिए, संजीव जी के लिए भी है। यहाँ सिर्फ स्मार्टफोन या सोशल मीडिया की बात नहीं है। हम जो जीवन जी रहे हैं वो डेटा बेस्ड ही जी रहे हैं। एक परिवार अगर महीने का 5,000 खर्च कर रहा है, वो अगले महीने अगर 6,000 रुपए खर्च कर रहा है तो वो एक डेटा है कि वो परिवार समृद्ध हुआ। एक परिवार अगर 5,000 खर्च कर रहा है और अगले महीने राशन 4,000 का खरीद रहा है, वो भी एक डेटा है। तो ये सारी चीजें डेटा के अनुरूप। एक फैमिली अगर अपने हेल्थ के ऊपर या अपने कपड़े के ऊपर 1,000 रुपए महीने का खर्च करती है, वो भी हमारे लिए एक डेटा है। तो वो सारी डेटाज इसमें इनपुट किए गए हैं, इंक्लूडिंग कि आप कितने खुश हैं अपने डे टू डे के लाइफस्टाइल में। तो यह सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है, ये असंख्य के करीब डेटा पॉइंट्स हमने इसमें डाले हैं। अनिरुद्ध जी, आपका जवाब पूरा कीजिएगा। नहीं 100%। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया स्मार्टफोन का। जो आप बता रहे हैं वो बिग डेटा का पूरा एनालिसिस ऐसे ही होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिसिस ऐसे करता है कि भाई हम अपनी लाइफ में हैप्पी कैसे हैं, हम करंट हमारी जीवन शैली कैसी है, हम क्या बाइंग कर रहे हैं, हमारी बैंक कैपेसिटी कल कितनी थी, आज कितनी हो गई, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं। तो उसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। जब कोई खैर, तो उसमें क्या होता है, एरर के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। अब तीसरी बात आ रही है कि ये लोग चुनाव में जीत कैसे, ये न मोदी की सोच समझ पा रहे हैं, न पब्लिक का मूड समझ पाते हैं। मैं हर डिबेट में कहता हूं कि आज की पॉलिटिक्स 24/7 हो चुकी है। और दूसरी चीज ये है कि आप 12 बजे सो के उठेंगे, 2 घंटे में कुछ बोल के आएंगे, एग्जाम की डेट सीट आ जाएगी, आप 2 महीना केवल इधर उधर या 1 नाइट स्टैंड फाइट वाली आप पढ़ाई करेंगे, उसके बाद में आप एक रात में आपने सिलेबस पूरा कर दिया, फिर दूसरे दिन जाएंगे हमें कि 100% मार्क मिल जाए, वो संभव नहीं है। आज के टाइम पर अगर आपको करना है तो 24/7 उतरना पड़ेगा जमीन पर, तब आप कुछ कर सकते हैं। कि मोदी की तरीके से कमिटमेंट, डिलीवरेबल, स्पीड, स्केलेबिलिटी, ये सारी चीजें होती हैं कि जनसंघ के टाइम से जो मुद्दे थे, राम मंदिर 370, उनको लेके आगे लेगेसी बढ़ी। और इनके पास क्या, परिवार और करप्शन की लेगेसी, 2 ही चीज थी। नहीं, उन्होंने कई सारे मुद्दे रखे थे, महंगाई, बेरोजगारी, हर कुछ का। नैना, आप अपना सवाल पूछ लेगा, इस पर सौरभ जी का सिर्फ रिएक्शन चाह रहा था। मैं जी अनिरुद्ध जी बात पूरी कर लीजिए, आप बोल लीजिए। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, देखिए मैं 2004 से 2014 का देख लें ये लोग कि रिटेल इन्फ्लेशन क्या था, इनका जीडीपी का वहां पे क्या था, फिजिकल डेफिसिट क्या था, फॉरेन रिजर्व क्या था, डिफेंस एक्सपोर्ट क्या था, क्या चीजें थी। आज देखिए कि हम इनके जो कैम्ब्रिज के पढ़े हुए इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने सोना को गिरवी रखा, और जो एक तीन बार का सीएम और उसके बाद प्रधानमंत्री बनते मोदी जी, वो क्या करते हैं, वो लेके जिनको चाय वाले, नीच और तमाम गालियां देके ये लोग बेइज्जत करते थे रोज, उनके माँ बाप तक को नहीं छोड़े। उसके बाद आज देखिए डिफेंस एक्सपोर्ट में हम मल्टी टाइम्स हम आगे बढ़ के चले गए। हमारा आप हमको देखिए, फॉरेन रिजर्व देखिए वो आज की कंडीशन में क्या है। अगर आप क्या कहते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन देखिए उस टाइम को, आज का कवर करके देखिए, पूरे विश्व
बहुत कहीं न बची कहीं है। ये युद्ध लेकिन चल रहा है। सौरभ दुबे जी जो बार-बार हम जी। आंकड़ों की तो बात करते हैं, लेकिन इस बात को जरूर समझना होगा, खासतौर से कई ऐसे इलाके जहां पर बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था, अभी इन एग्जिट पोल में वहां पर एक अच्छी खासी पोजीशन पर आना, इसके क्या संकेत माने जाएं, इसकी क्या वजह लगती है? देखिए, संकेत इसका साफ साफ है कि ये जो एग्जिट पोल है ये सूर्योदय की पहली किरण है। इसके बाद सूर्योदय होने वाला है आपके ठीक 2 दिन बाद जो है, परसों जो है सुबह सुबह वो उदय होगा सनातन के स्वर्णिम सूर्योदय का, वो उदय होगा भारत में आध्यात्मिक पुनर्जागरण का, वो उदय होगा विकसित भारत के दृढ़ निश्चय का, वो उदय होगा सनातन धर्मियों के पूर्ण होते विजय संकल्प का। नहीं तो फिर डेवलपमेंट का काम कब होगा? डेवलपमेंट बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए। अब ये तो कौशिक साहब अभी इतना परेशान हो रहे हैं, इनको देख करके इनके चेहरे की हवाइयां उड़ रही हैं। काव्य पाठ कीजिए। देखिए, जिस काव्य पाठ लगने लगा, देखिए यही समस्या है। साहब कह रहे सनातन की बात पहले होती थी, इनको काव्य पाठ लगने लगा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तपस्या की ताकत और उनके परिश्रम का परिणाम दक्षिण भारत से उन्होंने शुरू की थी चुनाव यात्रा, आप देखेंगे जब वो दक्षिण में गए तो लोग हंस रहे थे वहां से तो राहुल गांधी जी ने पहले ही यात्रा निकाल ली है। वहां क्या रखा है भारतीय जनता पार्टी के पास, दक्षिण से क्या मिलने वाला है? दक्षिण में क्यों गए थे? आज उसी दक्षिण में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था कि जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी और उधर केरला के अंदर सीटें आएंगी, सुन लीजिए, दक्षिण भारत केरला में जब सीटें आएंगी, उसी बात को गृह मंत्री अमित शाह जब उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने भी कहा था कि हम केरला में बहुत ही जल्दी जो है वो अपनी अच्छी खासी सीटें लाने वाले हैं। आज केरला में 1 से 4 सीटों का अनुमान है, तमिलनाडु में जो है वो 4 से 5 सीटों का अनुमान है, आंध्र प्रदेश में देखिए जिस प्रकार से 17-18 सीटें दिखाई दे रही हैं, जहां पर आप लोग की इनकी पुरानी सरकार थी कर्नाटक में, वहां भारतीय जनता पार्टी आ रही है। तो कुल मिलाकर के जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वहां पर परचम भारतीय जनता पार्टी का लहराने जा रहा है। आप दक्षिण में कमल खिलाइए, आप दक्षिण में कमल खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताइए कि जब कर्नाटक का एग्जिट पोल आया था, कर्नाटक में आपको जीत दिखाया गया था, तब तो आप कह रहे थे कि ये एग्जिट पोल सही है और कर्नाटक का एग्जिट पोल गलत साबित हुआ था। देखिए, मैं हमेशा से जो है सकारात्मक, और आज के एग्जिट पोल पर आप तो पूरी प्लानिंग बना दी आपने कि स्वर्णिम सूर्योदय होने वाला है। और मैं सुन लीजिए, सकारात्मक व्यक्ति हूँ, मैं सम्मान करता हूँ, उस समय भी नकारात्मक कौन दिख रहा है आपको? उस समय भी सर्वे का सम्मान कर रहा था, आज भी सर्वे का सम्मान कर रहा हूँ। अच्छा, कर रहे थे। और सुनिए, ये सर्वे जो है ना, ये मैंने आपके चैनल पे 1 महीना पहले आपने मुझसे पूछा था और बोला था कि मैं लिख रहा हूं, सौरभ जी बताइए कितनी सीटें आएंगी? खुश तो बहुत होंगे आज आप फिर। हाँ, और मैंने लिखवाया था आपको 350 सीटें भारतीय जनता पार्टी की लिखी है, और आप इसके जो है प्रमाण है यहाँ पर साफ। उस दिन बैठे हुए थे, आपके साथ मीर जी भी बैठे थे। आज वो 350 सीटें हैं कि नहीं? एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल में बदलेगा, और भारतीय जनता पार्टी की सीटें हमेशा से एग्जिट पोल में कम आती है, जब रियल में रिजल्ट आता है तो और बढ़ जाती है। कॉन्फिडेंस है। यही आश्चर्य की बात यही है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा 400 पार, तो 400 पार भी करते हुए दिखाई दे रहा है सामने, और 370 भी पार करते हुए। ये इतना एग्जैक्ट, केरल में कितना हम जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में कितना जीतेंगे, बंगाल में कितना जीतेंगे, बिहार में मेरी कितनी सीटें आ रही हैं, वो जब रिकॉर्ड एआई के माध्यम से इस सबको भी पता करना चाहिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये सारी चीजें पहले से कैसे पता? नीतियों से, रणनीति बनाने से। अरे नीतियों से आपके पास नीति सीटों के बारे में पता चलता है क्या? नीतियों से टारगेट था, बूथ स्तर पे, ये सारे इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो आपने कहा वही आज आंकड़े सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आखिर आपने कौन सा सर्वे कराया था, आप किस आधार पर ये बात कह रहे थे, और आपकी बात सच यदि होती हुई दिखाई देती है तो बहुत सारे सवाल तो पैदा होंगे। 4 तारीख का इंतजार कर लीजिए, एग्जिट पोल है, पत्थर के लिए भी कहा जाता है, मानिए तो भगवान, नहीं तो पत्थर। मान ही रहे हैं। क्या करेंगे? 4 तारीख के बाद विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विवेक जी के पास जा रहा हूँ। विवेक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ विवेक जी कि जो हंगर इंडेक्स की बात श्रीलंका की गई, श्रीलंका को तो हम अनाज देते, हंगर इंडेक्स अनाज किसको कौन देता है इसके ऊपर नहीं निकाली जाती। हंगर इंडेक्स ये इतने कुपोषित है समाज में, उसके ऊपर निकाली जाती। दूसरी बात की गई कि कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की, मैं पूछना चाहता हूं उनको कि ये ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, ये आतंकवादी, ये गाय भैंस, ये कौन से कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की बात है? और उन्होंने अगर ये कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स पहले से किया होता तो ये चुनाव हिंदू मुस्लिम पे ले जाने की कोशिश प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई? वो उनकी कोशिश बिल्कुल असफल हुई है। लोगों के सामने मुद्दे थे हमारे, जो ये भी कहा गया यहाँ कि जो स्पेस कांग्रेस ने दी वो प्रादेशिक पक्षों को दी, क्षेत्रीय पार्टियों को दी। अरे हमारा स्ट्रक्चर ही जो है
वो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसे बचाने के लिए ये चुनाव था देश की एकता, जो देश में जो कौमी दुश्मनी पैदा करना चाहता है ये भारतीय वो रणनीति और एजेंडा पता है विवेक भाई। मेरा सवाल जो संजीव जी से पूछा था वही सवाल आपसे है, कांग्रेस 52 सीट से मेजॉरिटी में कैसे आ जाएगी? 1991 अगर मुझे याद है तो 244 सीटें। विवेक जी आपको याद होगा, बहुत सीनियर है, प्लीज मेरा सवाल सुन लीजिए पूरा। मेजॉरिटी की मैं बात करूं, 272 को क्रॉस किए बगैर 1991 में 244, 96 में 140, उसके बाद 141, 114, 145, 2009 में प्रदर्शन बेहतर हुआ 206, उसके बाद सीधे 44। हमने पूरा इंडिया को मिलके 295 कहा, और मेरे सामने महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के हमारे इंटरनल सर्वे के ये है। सबसे ज्यादा गेन किस प्रदेश में आपको होता हुआ नजर आता है विवेक जी? देखो, ये जो 6 प्रदेश है, इन 6 प्रदेश में हम लोग, ये जो एनडीए गठबंधन है तथाकथित, उनकी 90 सीटें ये 6 राज्यों से हम कम कर रहे हैं। अभी आप मुझे जो ब्रेकआउट मांगते हैं तो ब्रेकआउट मैं बता दूंगा आपको, लेकिन यहां से ही हम 90 सीटें कम करेंगे, और बाकी जो राज्य बचे हैं उनमें से हमने 3-3, 4-4 सीटें भी कम की, तो भी हम 295 हम मिनिमम बता रहे हैं, उसके आगे निकल जाए। इसीलिए तो मैंने ये कहा था कि आपके जो जर्नलिस्ट थे वो फील्ड पर घूम रहे थे, उनका फीडबैक अलग आ रहा था, और ये जो बता रहा है हमारे सामने, ये जो एग्जिट पोल रखा है उसका अलग दिख रहा है। हम भी तो जनता में घूमते हैं, हम भी तो जनता से बात करते हैं, हम रिक्शा वालों से बात करते हैं, हम हर किसी से बात करते हैं। लोग महंगाई से परेशान है, ठीक है सर, लोग बेरोजगारी से परेशान है। सर्वे आखिर सच होता है या एग्जिट पोल जो है वो क्या बात है? अनिरुद्ध जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिरुद्ध जी बात रखिएगा और ये भी बताइएगा, क्योंकि अब तो विवेक जी कह रहे हैं कि 6 राज्यों में से 90 से ज्यादा सीटें आपकी कम की जा रही है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी एक हमारे मित्र कह रहे थे कि कैसे पता है कि यहाँ पे 34% आ जाएगा, यहाँ पे इतने % हो जाएगा। मैं फिर से वही रिपीट करूंगा, पॉलिटिक्स में अगर आप पॉलिटिक्स ने किसी भी काम में अगर आप 24x7 आपके दिमाग में चलता, आप वही काम करते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कौन सी सीट आप जीतेंगे, कितने मार्जिन से जीतेंगे, क्या जीतेंगे। अगर कोई मीडिया में लंबे टाइम से काम कर रहा है उससे पूछ लीजिए कौन सी न्यूज हिट होगी, कौन सी नहीं होगी। हम लोगों से पूछिए, हम लोग नहीं बता पाएंगे। तो राजनीति में अगर कोई आदमी 24x, ये नहीं है कि अगर आप काम करने आ रहे हैं कि डेट सीट अनाउंस हो गई, फिर आप मुद्दे बना रहे हैं, फिर आप जा रहे हैं और आप निगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव मुद्दे नहीं बना रहे हैं। आप कहीं पे जाजिया कर लगा रहे हैं, कहीं पे 4% रिजर्वेशन ओबीसी से लेके मुसलमानों को आप दे रहे हैं। अगर आप डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे, भाई डिजिटल एरा में हैं हम, डिजिटल एरा में वो 1950 का चुनाव नहीं है कि आज मैं टीवी चैनल पे कुछ बोल के जाऊंगा और लोग बैठ के तुरंत गूगल कर लेंगे, सर्च कर लेंगे कि मैंने क्या डेटा सही बोला, क्या डेटा गलत बोला। ये लोगों को हम गुमराह नहीं कर सकते। हम डिजिटल एरा में काम कर रहे हैं, तो उस एरा में अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो जाहिर सी बात, अगर आप नहीं पता कर पा रहे हैं तो ये आपका फॉल्ट है, किसी दूसरे का फॉल्ट नहीं है। नहीं, लेकिन अरुण जी आपने बोला आप कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। विवेक जी आपसे पूछ रहे हैं कि आपने मंगलसूत्र का जिक्र किया, वो कौन सा कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स है? संपत्ति का, अब हाँ विवेक जी जो पूछ रहे हैं मंगलसूत्र का जिक्र, जो हिंदुओं की संपत्ति वो मुसलमानों में बांट दी जाएगी, ये कौन सी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स है? इस तरह के बयान कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में कैसे काउंट? मैं इंटरप्ट करूं, इन्होंने खुद कहा है, इनकी मेंटालिटी है। नहीं, विवेक जी कुछ कहना चाह रहा है। विवेक जी पूछ लीजिए, आपका सवाल पूछ लीजिए। पूछना चाहता हूं, क्या मुसलमानों के पिछड़ी जातियों को गुजरात में आरक्षण है कि नहीं? कर्नाटक में हमारी सत्ता आने के पहले आरक्षण था कि नहीं? ये कौन सी विभाजन की राजनीति? विवेक जी ठीक है, जवाब यही तो टेक्निकल इशू है विवेक जी, यही तो के लोगों को, मुस्लिम लोगों को पिछड़ी जातियां हैं या नहीं? विवेक जी सुन लीजिए, और हम बोले और हम कहे कि इनको आरक्षण देना चाहिए और हम देंगे, तो ये डिस्ट्रक्टिव, यही तो टेक्निकल इशू है यहाँ पे। और ये जब ज्यादा बच्चे वाले कहते हैं तो इसमें कंस्ट्रक्शन रहता है। अनिरुद्ध जी बताइए ना, ये कौन सा तरीका है ये सोचने का? नहीं, गरीबों को आरक्षण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पर ये सब शब्द कहने पता नहीं क्यों चिढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है, हम चिढ़े कहाँ हैं? क्या है? अरे हम तो सवाल कर रहे हैं आपसे, आप जो बातें कर रहे हैं, आपने कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की बात की, समझते कहीं और हैं आप लोग।
विवेक जी समझ कहीं और रहे हैं आप लोग उस चीज को। अरे वाह, मैं ये कह रहा हूं ज्यादा बच्चे तो लालू जी के भी अलग समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए ना कि आप कहीं एक पर्टिकुलर वर्ग को ही समझ रहे हैं, वो सब चीजें नहीं। टेक्निकल इशू ये है कि जो पिछड़ी जातियों इंक्लूडेड है उनको आप रिजर्वेशन दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बोल नहीं विवेक जी, तो आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूं। मैंने सवाल आप कंप्लीट कर लीजिए, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं। या तो मुझे कर्नाटक में रिप्लाई देने हमारी दीजिए सत्ता ना, आने के पहले मुसलमानों को आरक्षण था या नहीं? खुद ही मुस्लिम पे मैं वही बोल रहा हूं कि कर्नाटक के अंदर आपने सारे मुसलमानों को ओबीसी में कन्वर्ट करके ओबीसी से 4% लेके आपने उनको दे दिया। आपने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार आई 2010-11 में, एक मुसलमान का एक तरीके से कहते हैं 99% वर्ग को लेके उन्होंने ओबीसी से लेके रिजर्वेशन दे दिया। जो जातियां मुस्लिम में पिछड़ी ऑलरेडी हैं उनको रिजर्वेशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, वो तो ऑलरेडी मिल रहा है उनको रिजर्वेशन। आप पूरे मुसलमान समुदाय को ओबीसी से एससी एसटी का रिजर्वेशन लेके और उनको उसमें कन्वर्ट कर दे रहे हैं और उनको आप रिजर्वेशन दे रहे हैं। इशू यहां पे आता है, इशू आता है जब कोई आप डेवलपमेंट की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या कहते हैं, इस देश में सबसे पहला अधिकार किसका, मुसलमानों का। सारे रिसोर्स पे इस बात को तो शुरुआत के फेजेस के जब पूरा प्रचार हुआ उस दौरान की भाषा शब्द अलग थे और उसके बाद धीरे धीरे आते आते आरक्षण छीन लेने तक के तमाम जो जुमले, तमाम बातें उन भाषणों में शामिल हुई थी। तो वो पैटर्न क्यों चेंज हुआ था? आरक्षण कहां से अचानक आ गया था? किससे पूछ रहे नैना जी? जी अनिरुद्ध जी, आप ही से। जी भाई, रिजर्वेशन का मुद्दा इन लोगों ने उठाया। इन लोगों ने कहा कि हम 4% रिजर्वेशन मुसलमानों, कर्नाटक में इन्होंने लेके दे दिया। उसके बाद इन लोगों ने कहा कि लालू जी ने इंडोर्स किया कि एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन, उसमें से उनको मुसलमानों को पूरा रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो जाहिर सी बात, जब ये संविधान बदलने जो आपातकाल लगा देते हैं, अध्यादेश को फाड़ के फेंक देते हैं, जब वो लोग संविधान की बातें भाई 400 उनको मत दीजिए, संविधान बदलेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, तो उस पर हम लोगों ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कि भाई 400 अगर हमको नहीं दोगे तो धार्मिक आधार पर ये लोग रिजर्वेशन करेंगे और किसका रिजर्वेशन छीनेंगे, एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन। सौरभ जी की बात समझ में आ गया कि जी मैं आ रहा हूं अनुज भाई। सौरभ जी देखिए, मैं वही कह रहा था कि अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ये सवाल उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री मुस्लिमों की बात क्यों करने लगे, मुद्दों की बात क्यों नहीं किए। अभी आपके चैनल में डिबेट है, एग्जिट पोल पे ये कांग्रेस के प्रवक्ता मुस्लिम आरक्षण पे चले गए। तो जब आप मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आपको जवाब दे रहे हैं, प्रवक्ता। इसी प्रकार से जब खड़गे जी कह रहे हैं हम कश्मीर में 370 वापस लाएंगे, ये हिंदुओं को उठा करके गंगा में फेंक दो, मुस्लिम जो है वो उसकी जिहाद की बात हो रही थी, वोटर जिहाद की, तो वहां पर प्रधानमंत्री रैलियों में भारतीय जनता पार्टी के जो है वो नेता थे वहां पर जो है, तो वो तो जवाब देंगे कि नहीं देंगे? उसी प्रकार से जवाब दिया। विवेक जी लगता है अपना माइक म्यूट है विवेक जी, आपका ऐसा लग रहा है आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। तो इंडिया डेली लाइव का एआई एग्जिट पोल आपके सामने है और एआई एग्जिट पोल के जरिए बीजेपी की हैट्रिक लगती दिख रही है और उस पर डिबेट लगातार जारी है। सौरभ द्विवेदी जी, आप अपनी बात पूरी करना चाह रहे थे, ब्रेक पर जाने से पहले आपका जवाब पूरा कीजिए, फिर मैं संजीव जी का रुख करता हूं। देखिए, अब मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन के लोग हैं, अब आप ये छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री ने मुसलमानों पे क्या बोला, अब तो जनता ने वोट कर दिया। जनता को क्या समझ में आया, किसके मुद्दे समझ में आए, जनता ने उसमें वोट डाल दिया। अगर आपको एग्जिट पोल नहीं पसंद आ रहे हैं तो आप 2 दिन बाद जो एग्जैक्ट पोल जो आने वाले हैं वो देख लीजिएगा। सुबह भी आप यही कहेंगे कि भैया अभी तो ये शुरुआती रुझान है 1-2 बजे तक, शाम को जाके ठंडे होकर के इसको स्वीकार कर लेंगे। पहली बात। मैं एक मुद्दे की बात पर आता हूं। अमित शाह जी ने कहा था कि भाई साहब एक लाभार्थी वोट वर्ग तैयार हुआ है, तो क्या उस लाभार्थी वोट बैंक का फायदा आपको मिला है, जिसकी संख्या आप लगभग 55 से 60 करोड़ के आसपास बताते हैं? देखिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की लगातार योजनाएं गरीबों के बीच में, पिछड़ों के बीच में, शोषित वंचित के बीच में पहुंची है, वहां पर वो योजनाएं ही काम की है। तमाम चैनलों पर मैंने लगातार सुना है, जो मीडिया बंधु हमारे थे, जो गर्मी के महीने में, इतनी प्रचंड गर्मी में भी जनता के बीच पहुंचे हुए थे, और जनता उनको यही बोल रही थी कि देखिए हमको ना अनाज मिल रहा है, हम गरीब थे, हमारा पेट भरा हुआ है, और ये हमारा पेट भरने वाले हमारे अन्नदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वही हमारे माई बाप हैं। ये कई बुजुर्ग महिलाओं ने बोला, कई बुजुर्ग लोगों ने बोला। मेरी तो आंखें भी नम हो गई थी ये सुन करके कि देखिए जो 80 करोड़ जनता जो है, जिसको प्रधानमंत्री राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आज वो अपना वोट के रूप में अपना आशीर्वाद प्रधानमंत्री को दे रही है। और यही लोग हैं, इन लोगों के कारण 80 करोड़ जनता गरीब पड़ी हुई है। जो जवाहरलाल नेहरू से लेकर के लगातार गरीबी का नारा लगाते आए ये लोग, आज उनको गरीब रखा, शोषित पीड़ित वंचित रखा, उनको प्रधानमंत्री वो लाभार्थी है। प्रधानमंत्री मामले में लोगों ने इनको गरीब कर दिया, ये कह रहे हैं।
सीटों के जवाहरलाल नेहरू ने मामले में हाँ सीटों के मामले में बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्या बात संजीव जी, जो तमाम योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि वो वही कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बात रही है? जो तमाम योजनाएं, फ्रीबीज की बात होती रही है, चाहे बात वो फ्री राशन की हो, आयुष्मान भारत की हो, या ऐसी तमाम उज्ज्वला योजनाओं जैसी योजनाएं, जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी चला रही है, केवल नाम बदल के एक बार चर्चा इस पे कर ले कि कौन कौन सी योजना पहले कांग्रेस पार्टी लाई थी और कौन कौन सी योजना ये नहीं लेके आए हैं, उस पे बात कर ले। भारतीय जनता पार्टी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि जिस जगह पे वो 2014 में पहुंची, 32 साल लग गए उसको पहुंचने में, और उस तरह की राजनीति यदि कांग्रेस पार्टी करती तो आजीवन वो सत्ता से नहीं हटती। जिस तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पिछले 10 वर्षों की बात हम लगातार करते चले आए कि पिछले 10 जनता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप। जनता के ऊपर हम आरोप लगा रहे हैं। वही जनता लगातार 60 साल 65 साल तक भारतीय कांग्रेस पार्टी को उसी जनता ने आपको हटा दिया, स्वीकार कर लीजिए। होता है ना, मैंने कहा मैं तो स्वीकार, मैंने ध्रुवीकरण आप कर रहे थे, जनता ने हटा दिया। अरे भाई साहब, मैंने स्वीकार किया, मैंने स्वीकार किया कि कुछ कमियां, सुनिए, इन्होंने 10 किलो देने जो सपने दिखाए, जो सपने दिखाए, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो सपने दिखाए थे, क्या 10 सालों में वो सपने पूरे कर दिए आपने? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए कि यदि सचमुच में किसानों की आय दुगुनी हो गई हो तो उसके बारे में बात कर लीजिए। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि शिक्षा पर आपने जीएसटी लगा दिया। ऐसा हुआ था? आप चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान मजदूर बन के रहे, आप यही चाहते हैं। गरीब और गरीब हुए पिछले 10 सालों में। आप किसान की बात करें, आपको लग रहा है इस बार किसानों की नाराजगी क्या नजर आएगी, या फिर किसानों की नाराजगी दूर हो चुकी है? सबसे महत्वपूर्ण तो हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जो ये पूरा वेस्टर्न यूपी, आपको लग रहा है यहाँ पे किस तरह की इंडिया गठबंधन विपक्ष की सबसे बड़ी विफलता रही है कि इनके विफलता को सरल भाषा में वो जनता तक नहीं पहुंचा पाई है। सबसे बड़ी विफलता ये। हाँ बिल्कुल, हम मान रहे हैं। मैंने कहा कि और इनकी सबसे अच्छी बात ये रही है, खासियत, देश के प्रधानमंत्री जब बात करने लगे मीट मछली आपके तरीके से, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप ये एग्जिट पोल मान कर दिया। तो ये जिस तरह से भारतीय जनता, ये देश के प्रधानमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, कम से कम उनसे तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती है। मनमोहन सिंह ने ट्वीट किया था। भाई, अपीजमेंट का आरोप आप लोगों के ऊपर लगता है, आप अपीजमेंट का ऊपर आप लोगों के ऊपर लगता है। धर्म के नाम पर पाकिस्तान बैठा, आर्टिकल 370 इंपोज हुआ, इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना, इसके अलावा बहुत सारी और ऐसी चीजें हैं, आप देख लीजिए। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और उसके अलावा अपने आप लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बनाया, भारत सरकार में वक्फ बोर्ड बनाया जिसको असीमित ताकतें दी। ये क्या है? मनमोहन सिंह ने देश के अभी जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, उधर मत जाइए। अरे उसी पे हमारे हैं। मनमोहन सिंह ने देश के अल्पसंख्यकों के बारे में कहा कि हालांकि उनके स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों का अधिकार है तो इन लोगों को पेट में मरोड़ होने लगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विदेश के अल्पसंख्यकों की चिंता कर रही है, उस पर कोई चर्चा अपने घर के बच्चे के बारे में चिंता नहीं है। सिख भाई हैं, आप बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की चिंता करते हैं, पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की चिंता करते हैं, उस पर पाकिस्तान के मुसलमानों से आपको प्यार है? पाकिस्तान में अल्पसंख्यक जो हिंदू उनसे प्यार नहीं है? मत जाइए, अभी मुसलमान मत कीजिए, हो गया इलेक्शन खत्म कर रहे हैं आप, उस पे मत जाइए। अब नहीं तो आप इलेक्शन खत्म हो गया, इलेक्शन हारने के बाद भी वही अहंकार। अरे हार जीत जनाधार वेंटिलेटर पे, मैंने कहा कि 32 साल लगे आपको। ठीक है, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास विवेक जी। कहां हार गए हैं और ये कहां जीत गए हैं? अब गिनती कराने की भी जरूरत नहीं है, अब सरकार बना ले। देखो ये अगर सब देखो, मैं ये कहता हूं कि वो पुलवामा में भाई अरुणाचल में जीते कि नहीं जीते, कांग्रेस वहां कितनी सीट आई है? 350 किलो आरडीएक्स किसने लाया? वो 5 साल के ऊपर उनको खोज नहीं लगी, लेकिन इलेक्शन होने के पहले उनको मालूम पड़ा कि हमको 400 सीट आने वाली है। ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात करते हैं कि मनमोहन सिंह ने सिर्फ मुसलमानों के लिए कहा? मनमोहन जी ने ये कहा कि इस देश के संसाधनों पर इस देश के दलितों का, इस देश के पिछड़ों का, इस देश के गरीबों का और विशेष रूप से मुसलमानों का हक है, क्योंकि तभी वो रिपोर्ट आई थी। विशेष रूप से कहा ना, उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए कहा क्या? नहीं, विशेष उन्होंने जो कहा विशेष रूप से मुसलमानों का, आपने विशेष रूप से मुसलमानों का, क्योंकि संख्या में मुस्लिम ज्यादा है और उनमें गरीब लोग ज्यादा है। आप थोड़ा इंसानियत के हिसाब से सोचो, आज भी मुसलमानों में गरीब लोग ज्यादा है, उनके पास कोई संसाधन नहीं है, उनको कोई कर्जे नहीं मिलते, उनको आसानी से नौकरी नहीं मिलती, वो छोटे मोटे लास्ट मिनट है, मैं अनिरुद्ध जी से जवाब ले लेता हूँ। क्या अनिरुद्ध जी? नहीं, मुझे पूरा करने दो जल्दी सर, लास्ट मिनट है, जल्दी 10 सेकंड में। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि इस देश में वो कहते हैं 14 लाख है, 15 लाख है, 40 लाख करोड़ है। इतने लोगों को पिछड़ा रख के हम दुनिया की सुपर पावर नहीं बन सकते, और डेवलपमेंट का मतलब ही ये है। ठीक बात है, मैं जल्दी से अनिरुद्ध जी का रिएक्शन ले रहा हूं उस पर। जी ठीक है सर, अनिरुद्ध जी। हाँ,
देखिए अभी संजीव जी ने कहा कि क्या कहते हैं अपीजमेंट और इंपावरमेंट में डिफरेंस है। कांग्रेस अपीजमेंट करती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी एम्पावर्ड करते हैं हर सिटीजन को। और बात आती पिछड़ेपन और इन सब की बात आती है, जब देश आजाद हुआ तो इस पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा कौन थे? मुस्लिम शासक थे। जूनागढ़ के नवाब, अवध के नवाब, यहाँ के नवाब, वहां के नवाब, और उसके बाद सबसे ज्यादा पिछड़े वही हो गए। तो आपने क्या किया? आपने तो उनको मूर्ख बनाया केवल, और तो आपने कुछ किया नहीं, केवल डराया धमकाया देश का बंटवारा के धार्मिक आधार पे, और उसके बाद आरोप लगा रही है। तो इंपावरमेंट और अपीजमेंट में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। ठीक है, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार मोदी जी बताएगा कि जनता ने किसे एम्पावर किया है। सर, जनता ने किसे एम्पावर किया है? क्योंकि एग्जिट पोल तो ठीक है, 4 जून को जरूर हमें इसका इंतजार करना होगा, लेकिन कुल मिलाकर यही अगर परिणाम के स्वरूप में बदल जाते हैं तो एक नया इतिहास जरूर लिखता हुआ नजर आएगा। अगर ऐसा होता है या ये बदलते हैं तो भी जरूर तस्वीर बदलेगी। बिल्कुल नैना।